यहाँ परफ्यूम लगाए लोग क्या कोई? हाँ, पता नहीं कैसे गुटखा टाइप का एक तो परफ्यूम हो गया है। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है कोनो गुटखा खा के थूकले है। अब जिसको गुटखा खाने की आदत रहेगी उसको अच्छा लगेगा, जिसको नहीं आदत रहेगा सर घूमने लगेगा। रिवीजन वगैरह आप लोग करते रहा कीजिए। देखिए रिजल्ट तभी होगा जब आपका रिवीजन अच्छा से होगा तब। आप सोचिएगा कि कितना भी पढ़ ले, देखिए एक टंकी जो होती है ना, पानी टंकी, पानी टंकी में आप पानी भर देते हैं और अलग अलग टैप होता है, टोटी खोलते रहते हैं। इत्तेफाक से कोई एक खुला रह जाएगा, आप कितना मोटर चलाते रहो भरेगा, फिर एक समय आगे निकल जाएगा। तो रिवीजन जो अगर आप नहीं कीजिएगा ना, तो हम आपको लाख पढ़ा दे, आप कितना भी समझ जाइए, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो फिर आपको वो दिमाग से उतर जाएगा। और ये यंग जनरेशन के साथ ये समस्या है। आप ना अभी मोटिवेशन से भरे हुए हैं, लोग गांव से सपने लेके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद ना आपको लगता है कि नहीं ये भी पढ़ ले, ये भी समझ जाए, ये भी समझ जाए, और 4-5 महीने के बाद ऐसा होता है ना कि आप लोग का पूरा साफ हो जाता है यहाँ पे। तो देखेंगे जितना लोग रहते हैं, लोग ना उनके असफल होने की एक सबसे बड़ी कहानी यही रहती है कि आपने रिवीजन ही नहीं किया वहां पे। मैथ में क्या करेंगे लोग, अच्छा अगर आपसे रिवीजन नहीं हो पाता है तो उसका तरीका भी नहीं निकालेगा। हम बोले थे कि एक पेज में किसी चीज को शॉर्ट में से लिख लिख के रखना है। बहुत कम लड़के रखे होंगे जिनका रिजल्ट होने वाला रहेगा वो करते हैं। अब जैसे मैथ है, अमूमन जिनका मैथ में इंटरेस्ट रहता है बनाते रहते हैं, बट अगर कोई मैथ में चैप्टर सपोज परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस मान के चलिए, तो जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जब चैप्टर के बीच में पहुंचते हैं तो वहां कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक ही क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट जुड़े रहते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए जिसमें 4-5 कंसेप्ट हो, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे हैं तो महज 5 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। अब नहीं समझ हम क्या कह रहे हैं? तो वो अगर आप वैसा काम नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। वो केवल पढ़ लेने से क्या होता है बाबू, पढ़ाते तो हम हजारों लोगों को हैं आप, लेकिन जो रिवीजन करेगा उसी का रिजल्ट होगा। आप नहीं रिवीजन करेंगे नहीं होगा। आप क्लास में देखिए, रिवीजन जो किए रहेंगे वही ना एग्जाम में याद रहेगा। इसलिए लापरवाही नहीं, लंबी छुट्टी हो जाती है। खैर बिहार में ना दिवाली और छठ, मतलब दिवाली तो खैर छठ के आगे छोटा पड़ जाता है बिहार में, एडमिट कार्ड है वो। और पूरी इंडिया से लोग कहाँ आते हैं बिहार, बिहार में, क्योंकि बिहार में ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने का कारण हम लोग भी खुद हैं। हमारे यहाँ कोई जमीन खरीदने आएगा फैक्ट्री वाला, 100 एकड़ जमीन, तो पहली बात उसको 100 एकड़ जमीन में 20 गो मुकदमा वाला जमीन मिलेगा। कहीं 100 एकड़ एक जगह का जमीन खाली है? नहीं खाली है यहाँ पे। अगर जमीन सरकार लेगी तो लोग कहेंगे कि हमारा बेटा का नौकरी दो, बेटी को मैनेजर बना दो, दामाद को मालिक बना दो, ये बना दो, नहीं भाई, आपके जमीन की जो कीमत होनी चाहिए गवर्नमेंट वो दे के खत्म करे बस। यहाँ पर सबसे मुश्किल अगर लैंड एक्विजिशन कहीं है तो बिहार में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वजह से बाहर से भी लोग आते रहते हैं यहाँ पे, जिस वजह से बड़ा पर्व हो जाता है। छठ है भी तो बड़ा, 3 दिन का हो जाता है, 4 दिन, हाँ 4 दिन, मतलब मुख्य रूप से 3 दिन। एक दिन लास्ट सुबह वाले में क्या है कि अब थक जाता है इंसान, तो 3 दिन करते करते ना, जब सुबह आदमी चल जाता है, पूजा वूजा कर लिया, उसके बाद ना आदमी को अपने थकान का एहसास होता है। महिला लोग को तो उस समय शुरू में नहीं ना समझ में आता। आपकी माता जी की होंगी तो आप लोग को आइडिया होगा यहाँ पे। जब लास्ट होता है एकदम सुबह के सुबह, जब उस सुबह सुबह भोरे में जाना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाँ खैर सब लोग तरक्की करे भाई, सब लोग पढ़ाई करो मन से और आगे जाओ ऐसे ही। और बीपीएससी वाले लोग के लिए, हाँ बाबू सब बीपीएससी यूपीएससी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सब लोग मन से पढ़ाई कीजिए। ये रिजल्ट लेने में सफल और असफल में थोड़ा सा का अंतर होता है, वो थोड़ा सा का ही अंतर हो, ज्यादा का नहीं है। हम लोग अभी देखिए मैच में हम लोग का क्या हुआ, बहुत का अंतर था। जीत और हार में बहुत का अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा का अंतर रहता है। 50 रन और रहता तो हम लोग पलट भी सकते थे, नहीं, या हम लोग के यहाँ एक कोई बैट्समैन रुक गया रहता तो क्या कर सकते थे, पलट सकते। वैसे ही आप लोग के भी रिजल्ट में यही होगा, 4-5 नंबर आपका पूरी किस्मत बदल देगा। समझ में आ गया? तो क्यों जरूरत है अपने आपको 4-5 नंबर पीछे रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़े। मुस्लिम आक्रमण बताए थे ना आपको, हम आपको रजिया सुल्तान तक पढ़ा दिए थे। हाँ
बलबन पढ़ा दिए थे। ओ माय गॉड। हाँ, बलबन पढ़ा रहे थे, पढ़ाए नहीं ना थे। ये आगे ही निकल गई, रिवीजन ज्यादा ही कर लिए। इतना भी रिवीजन नहीं करना है जी। कुछ ज्यादा ही रिवीजन कर लिया हमें। बलबन से पहले रजिया तक पढ़ा दी। तो रजिया एक योग्य शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान योग्य शासिका थी, लेकिन उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया। तो आरोप से बड़ा होता है, बचना पड़ता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आरोप प्रत्यारोप इन लोग पे बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। समझ में आएगी नहीं? आरोप लगा देगा तो दिक्कतें हो जाएगा। तो वो पहले जो कहावत कहा जाता था, चोर को खांसी असाधु को दासी। कभी कभी फंसा मत देते सब, नहीं तो चोर है कहीं छुपल है, गलती से खांसी। और साधु संत जो होते हैं ना, कि समाज कई बार इन लोग के ऊपर लालछन लगाने की कोशिश भी करता है। और अगर दास रहेगा तो लालछन लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, दासी रहेगा तो कोई लगा देगा लालछन। और इंडिया में ना कुछ लोगों का प्रीजुडिस माइंडसेट रहता है कि जैसे अगर बाइक और साइकिल में टक्कर हुई ना तो बाइक वाले की गलती है, मतलब बड़े गाड़ी की गलती है, चाहे जिसमें भी हो। यहाँ पे बाइक और ट्रक वाले में हुई है ना तो बाइक वाला ने ट्रक वाला गलती किया होगा। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? तो कई बार स्कूटी वाला, अरे बाबू ये अभी इसको टक्कर नहीं हुआ स्कूटी से। हाँ, एक सड़क पे ना हाथी खड़ी थी ना, स्कूटी वाला आके ना, तो हाथी का जो मालिक था ना नीचे खाना खिला रहा था उसको, उसी में ले आकर मार दी। हाथी डर के हाथी भाग गई, उसके मालिक को मारी ना स्कूटी से। तो हाथी तो पहले गुस्सा आई, कौन है मेरे मालिक को मारा? फिर देखो अरे भागो, भाग गया, हाथी भाग गया। नहीं तो उसको पता ही नहीं है। हम लोग रजिया सुल्तान तक देखे थे, वो महिला होने के कारण उसकी असफलता का मुख्य कारण था। क्या था? रजिया सुल्तान ने क्या थी? महिला थी। तुर्क आक्रमण भी देखे थे, 2 चरणों में था, महमूद गजनबी और गौरी। गजनबी तो पैसा वैसा लूट के चला गया, लेकिन गौरी यहीं पे रह गया। और किस वंश की स्थापना कर दी? किस वंश की? गुलाम वंश में कई मिक्सअप वंश है, शमसी है, इलबरी है कि नहीं? यहाँ पे सामी वंश है। तो इसलिए ना उसको गुलाम का गुलाम कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं ना। किसी को कोई दिक्कत? रजिया अगर पुरुष रहती तो सफल रहती कि नहीं? रजिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? चालीसादर। हाँ, चालीसादर। और ये किससे भिड़ गई? किससे भिड़ गई? चालीस। नहीं भिड़ना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते। दूसरी एक और रजिया की गलती क्या थी? याकूब, मलिक याकूब। तलवार सिखाने के लिए कोई और रख लेता, नहीं हो जाता। चलिए इतना तो आप लोग समझदार हैं, इतिहास से सीखते रहिएगा कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो आप लोग ना करें। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब जैसे यही है रामगुप्त, समझ में आ गया? मान के चलो इसका जॉब हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब खाना बनाने के लिए किसी मेल कुक को रख लो, या फिर किसी फीमेल को भी रखना है तो एजगर रख लो, अपने बराबर रख लेगा तो बात उठिए जाएगा इसके ऊपर, नहीं उठ जाएगा? हाँ, अरे बात उठाने वाले समाज में लोग खाली बैठे हैं ना, बात पट्टे उठा देगा यहाँ पे। यही गलती कौन कर दी? तो जब आप जाइएगा तो ये सब चीज का क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और होता है कभी कभी। अच्छा, हम कई बार ना आदमी किसी प्रोग्राम वगैरह में जाता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर एक फोटो के लिए, तो हम ना सब, अब हम लोग जितना हमारे साथ कोई ना कोई रहता है ना, सबको बोलते हैं कि देखो अगर कोई मतलब फोटो खींचे ना तुम बीच में जरूर आ जाना, समझ में? तो पक्का बीच में आ जाएगा किसी को भी। ऐसे कोई नॉर्मल कोई फोटो खींच रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देखेंगे कि भैया समाज ना मतलब समझ रहे, टोका टोकरी वाला बड़ी ज्यादा रहता है, तो कहेंगे तुम बीचे में खड़ा रह जाना, तो आएगा ना बीचे में खड़ा, हाँ यहाँ की चल लीजिए, तो कहेगा हटिए ना, वो हटबे नहीं करेगा। हम इधर गए ना तू भी हटेगा। एक बार क्या हुआ कि एक कोई ना माता जी थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो फोटो खिंचाने के लिए अब बड़ी हम प्रणाम किए, उनके भी बीच में आ गया था। हम कह रहे हैं तो रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं समझे? होता है एक से। अच्छा, आजकल पता नहीं कहाँ चला गया कल्चर वगैरह, ये फोटो खिंचाना है तो ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है?
एक को बड़ी जोर से हम डांटे थे, बड़ी जोर से डांटे थे यहाँ पे। अरे हाँ, जीविया निकाल गया। ये क्या चीज मतलब होता है तुमको यहाँ पे? अब खुद से ही इंसान को समझ में आना चाहिए। ये अच्छा, ये स्टाइल पता है कहां से चोरी किया गया? भैंस से। भैंस को देखिएगा खाना खाने के बाद नकिया नेता वोता निकाल लेते हैं सब। तो बेसिकली ये स्टाइल किससे लिया गया है? भैंस से। अब बफेलो से। हाँ, एगो ऐसे भाई नॉर्मल है तो ऐसे कर हम डांट दिए, नाचेगा ना वाला लग रहा है हम। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। वो कहां से चोरी किया गया, कॉपीराइट बता दी, रजिया वाला सब समझा दिया। रजिया तो गई थी हमला करने के लिए ब्याह करके चल आई। अब रजिया के बाद आया था बलबन। बलबन नहीं आया रजिया के बाद। रजिया के बाद दो छोटे शासक आए थे, बहराम साहब और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद साहब। उसकी हम एक बार चर्चा कर देते हैं, उसके बाद हम किस पे चलेंगे? बलबन पर। चलिए, रजिया तो असफल हो गई। रजिया मरी कब बाबू? 1240। कब से? 1236 से। तो 1236 1240। देखिए, इसका शासन काल नहीं याद रखना है, बट मृत्यु याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा शासक मरे ना तो आपको याद रखना। हालांकि प्राचीन काल में ना डेट से कोई बहस ही नहीं है। प्राचीन काल में इसे सीधे याद रखिए, मौर्य काल, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यहां पे थोड़ा सा याद रखिए। इसके बाद आया कौन? बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह। अब ध्यान से समझिए, ये 2 साल तक शासन किया, 1240 से 42, 2 साल तक शासन किया। अब आपको पता है बाबू कि चालीसा दल इतने खतरनाक थे कि रजिया को निपटा दिए, सब निपटा दिया था कि नहीं? 40 आदमी अगर किसी के हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा ना बर्बाद कर देगा। तो बहराम शाह के पीछे भी 40 दल पड़ गया सब। हालांकि बहराम शाह एक नॉर्मल शासक था, बहुत ही योग्य नहीं था। आगे बढ़ जाए तो बहराम शाह जो था वो क्या था? योग्य शासक था। हालांकि ये मितव्ययी भी था और अपना सिक्का उक्का पे फोटो वोटो नहीं लगाता था यहाँ पर। तो 40 दल ने क्या किया था ना, इसको भी क्या कर दिया? निपटा दिया। 40 दल इसको मरवा दिया सब। 40 दल किसको मरवा दिया था? बहराम शाह। अब सोचिए 40 दल का क्या पावर था। राजा को मतलब मरवा देता सब, राजा को हटा दे रहा था सब। यहाँ 40 दल, यहाँ पर 40 दल आज के समय में सचिव है, सब सचिवालय। समझ में आ गया कि नहीं गया? सचिवालय है यहाँ पे। इसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 4 साल तक शासन किया। कितने साल तक? 4 साल। 1242 में आएगा, 42 में आएगा, 4 साल शासन करेगा तो 46 तक। इसके समय कुछ डेवलपमेंट हुआ। इसने शिकार जिसके अंडर में होता था ना, रजिया सुल्तान के अंतर्गत एक व्यक्ति था जिसका नाम था बलबन। वो शिकार डिपार्टमेंट वगैरह देखता था। देखा कि अच्छा शिकारी है, हथियार वगैरह देख लेता है, इसको प्रमोशन देने लायक है। और उसी ने इसने 40 दल में बलबन को शामिल किया। किससे शामिल किया? बलबन को 40 दल में शामिल किया यहाँ पे। और यहां से इतिहास में एक नए मोड़ की शुरुआत होती है। बलबन बहुत दूरदर्शी था। उसने प्लान बनाया कि हमें 40 दल को अगले 20-30 साल टाइम लेके इसको निपटाना है। आराम से, इतना नहीं, होम्योपैथिक दवाई देंगे। कौन वाला? होम्योपैथिक। आदमी को लहरता भी नहीं है, पतो नहीं चलता है। अब पतो नहीं चलता है, 4 गोली में से, पीला ढक्कन वाले में से 2 गोली, और यह ढक्कन वाले में 3 गोली, आए को बूंदे बूंदी पानी वाला यहाँ पे समझे में नहीं आता है। लेकिन बड़े कारगर होता है, वो जड़ से किसी चीज को खत्म करता है यहाँ पे। तो होम्योपैथिक दवाई देना चालू किया कौन? बलबन। बलबन के बाकी 40 तुर्क सरदारों के एकदम पीछे पीछे रखता था कौन? बलबन। और टिपा लिया था बलबन एकदम, क्या बुढ़ऊ नहीं पड़ जाएंगे 5 साल में? अच्छा, इनके 8 साल में ही चल जाएंगे, ये तो यही चल जाएगा ही। बलबन पूरी तरह से निपटा लिया था। जल्दबाजी में बलबन नहीं था। और इधर 46 में मृत्यु हो जाती है किसकी? अलाउद्दीन। हाँ, अलाउद्दीन मसूद शाह की। बलबन का कोई पावर ही नहीं है। वो 40 दल में सबसे लास्ट पावर पे रहता था और चमचागिरी करके घुस गया था यहाँ पर। और कहा कि हमको ना सबसे टकराना है,
चालीसाओं से नहीं टकराना है, भले राजा गुस्सा हो जाए, ये चालीसा वाला गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आया नसीरुद्दीन शाह। कौन आया? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ये टोपी सिलता था। क्या सिलता था? टोपी सिलता था। ये बड़ा लंबा शासन किया ये, 46 से लेके 66 तक। अरे 46 1900 लिख दिए क्या? अरे बाबू उतना समझा करो, 1200 की जगह 1900 लिख दिए। तो 1246 से 1266। कौन था? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह बहुत ही मित मतलब होता है कम, व्यय मतलब होता है खर्च करने वाला। मित व्ययी था। क्या था? मित व्ययी था, सबसे कम खर्च करने वाला था। और ये टोपी वगैरह सिलता था, नमाज पढ़ने वाली टोपी थी। कई मुगल शासन जो पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी हम आपको बताएंगे, औरंगजेब के काल में भी टोपी सिलता था वहां पे। तो ये इसके समय में क्या करता? मित व्ययी था, खर्च कम करता था और अपना पर्सनल खर्च निकालने के लिए टोपी सिलता था और वो टोपी को बेचता था और उससे जो पैसे आते थे उससे अपना जीवन यापन करता था। अब आप कहेंगे कि टोपी बिकता ही कितने की है? राजा के हाथ का बना टोपी है, समझो ना। आज नरेंद्र मोदी अगर एगो रुमाल ले ले, एगो सिलाई मशीन उस पर कढ़ाई कर दे और कहे कि ये लो, 10,000 का रुमालवा बिकेगा? नहीं बिकेगा। अरे बोली लगने लगेगा यहाँ पे। तो बात ये नहीं है कि टोपी है कि रुमाल है किसका, ये भी तो देखा जाएगा ना। नहीं समझे? स्थान स्थान का महत्व होता है। खेत में सांप निकल जाएगा तो लोग देखते मार देगा, और वही शिव मंदिर में निकल गया, अरे बाप बाप, तुरंत उसका वैल्यू बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया? तो अभी जैसे तुम लोग हो ना, अभी बेरोजगार हो लोग, तुमको कोई देख के क्या मारेगा? लाठी मार देगा यहाँ पे। हाँ क्या के? अरे सांप नहीं है तुम लोग, लड़का सांप कहाँ होता है सीधे? हे भगवान माफ करें। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ भैंस होता है? नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। नहीं देखिए, पुरुष प्रजाति जो होती है ना, वो लाइफ टाइम काम करेगी, उसको क्रेडिट नहीं चाहिए होता। आप अपने पिताजी को देखिएगा ना, कितना बड़ा काम कर देंगे ना, खूब से कहो अरे बड़ी थक गए चाय पिला दो, उसको क्रेडिट नहीं चाहिए यहाँ पर। और आपके पिताजी हो गए, जिसके भी आप लोग में देखिएगा, वो चाहे घर बनवाएंगे, खेत जमीन लिखवाएंगे या कुछ भी करेंगे, किसके लिए? आपके लिए। वो जीवन भर दूसरे के लिए कमा के चल जाता है। समझा ही नहीं गया? तो उन लोग को भी, अब आपको भी लौटाना है बाबू लोग, पढ़ लिख के जाओ लोग, लौटाओ, माता पिता की सेवा करो लोग, नहीं तो कितना उन लोग से काम कराएगा तुम लोग। तो नसीरुद्दीन शाह की कमजोरी पकड़ लिया था कौन? बलबन। बलबन कहा कि हमें भी इतिहास से कुछ सीखना है। तो कहा कि क्या सीखेगा इतिहास से? बलबन ने देखा कि हमारे गुलाम वंश का जो पहला गुलाम था, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो गद्दी पे कैसे बैठा? बेटी, ध्यान से समझो तुम लोग। मेन ऐबक माना, उससे अच्छा यालदोज भी तो गुलामे था, कुबाजा भी तो गुलामे था, नहीं था? इससे मतलब क्या हुआ? लेकिन खास कौन था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? दामाद बन गया। तो भाई देखा कि अरे भाई ये तो हो नहीं सकता यहाँ पे। ये यंग था, नसीरुद्दीन शाह क्या था? यंग था, और ये बूढ़ा था। बलबन बूढ़ा हो गया था, 50 साल का हो गया था। कहा कि भैया बेटी लेके जाएंगे तो मरबो करेगी। इसकी बेटी से अपनी बेटी से इसका विवाह करा दिया। नहीं समझे? कहा कि कोई बात नहीं, ये तो छोटा है, अभी क्या है? छोटा है। तो बलबन इसका क्या बन गया? ससुर। दामाद नहीं जी, तो बलबन की बेटी का विवाह किससे हो गया? आप बताओ, चालीसा दल में सबसे पावरफुल बलबन। आप बताओ, बलबन मारेगा इसको? नहीं। अरे कैसे मारेगा यहाँ पे? दामाद, अरे ससुर रहता तो उपटा देता, ससुर रहता ना तो निपटा देता। दामाद ना है, सब जयचंद थोड़े है। जयचंद तो दमादे से न लड़ गया। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान में क्या कमी थी? बिना मतलब का ही सब इतिहासों नहीं पढ़ना होता। तो बलबन की बेटी का विवाह किससे हो गया? अब बलबन किसकी रक्षा करने लगा? अपने दामाद की, नसीरुद्दीन शाह। अब
बलबन का चालीसा दल में पावर बढ़ गया। बलबन इंतजार करने लगा कि ई मरेगा कब। अच्छा, ससुर दामाद नहीं रहता तो मारिए देता यहाँ पे। जैसे ये मरा तो जो चालीसा दल के पहले से जो थे लोग, वो सब लोग खर्चा हो गया, लोग मर गया, लोग पहले से खप गया जहां तहां यहाँ पे। इसके बाद जब ये मरा 66 में, तो गद्दी पे कौन बैठा? बलबन। कौन बैठा? बलबन को इसने उलूग खान की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि? उलूग खान। कौन सी उपाधि? ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। बलबन को कौन सी उपाधि दी? उलूग खान। चालीसा दल में सबसे शक्तिशाली हो गया। जब गद्दी पर बैठा बलबन ने तो कहा कि बाप रे बाप, सबसे पहला आदेश दिया कि चालीसा दल समाप्त। चालीसा दल। तो बलबन ने किसे समाप्त कर दिया? किसे? चालीसा दल को समाप्त कर दिया। समझ में गया? इफ यू डोंट फॉलो द रूल, इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझ में गया? पहले ही नहीं रजिया की तरह, हमें ये नियम पसंद नहीं है, फॉलो करो। अभी नहीं समझ आया? उसके बाद नहीं पसंद है तो क्या करिएगा? चेंज कीजिएगा। जैसे आपको 500 का नोट नहीं पसंद है तो प्रधानमंत्री बन के अपने हिसाब से बदल लीजिएगा। सपोज आपको डिजाइन पसंद नहीं है तो अभी लड़िएगा, बड़ी मार मारेगा लोग, पूरी प्रशासन आ जाएगी। कहीं तुमको किसने अधिकार दिया कि नोट पसंद है कि नहीं, तुम्हारे हिसाब से नोट चलेगा? नहीं, तो पहले क्या करना है? फॉलो। आपका मन है तो आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी आप लोग प्रधान लायक नहीं है, आगे जाके भले प्रधानमंत्री बन जाइएगा, हमें भी खुशी होगी। आगे बढ़े। चालीसा दल क्या हो गया? समाप्त। अब एक बात बताओ, बलबन तो था गुलाम ही, बलबन गुलाम था, कोई वंशानुगत तो चल नहीं रहा था जो इसका वंश सेम रहेगा। ये ईरान का था। कहां का था? ईरान का था। और पारसी था। क्या था? पारसी। क्या था? पारसी। और ये ईरान के पारसी त्योहार को मनाना चालू किया। पारसी त्योहार में नौरोज था। कौन था? नौरोज। कौन सा? नौरोज त्योहार। पारसी में कौन त्योहार? नौरोज त्योहार। कौन त्योहार? नौरोज त्योहार। किसी को कोई दिक्कत? पारसी में कौन त्योहार? हाँ, नौरोज त्योहार को मनाना चालू किया। ईरानी परंपरा सजदा। क्या था? सजदा और पैबोस। 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 पै मतलब होता है पैर, बोस मतलब चूमना। समझ में आ गया? जैसे हिंदू धर्म शास्त्र की, हिंदू धर्म की परंपराओं के हिसाब से पैर छू के प्रणाम किया जाता है। मुस्लिम धर्म में प्रणाम नहीं है, बल्कि पैर को चूमा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पैबोस। तो ये तो ठीक है। ईरानी परंपरा सजदा, तो सजदा बड़ा वो चीज है भाई, इस्लामिक परंपरा के हिसाब से सजदा खुदा के अलावा किसी का नहीं किया जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चूम लेना अलग बात है। जैसे मान के चलिए कोई मुस्लिम है, अपने माता पिता का पैर झुक के पैर चूम ले, वो अलग बात है। बट वो सजदा जो करता है वो किसका करता है? खुदा का करता है। उसके सिवा वो किसी का नहीं करता है। ये बड़ा उस चीज है। ये मतलब वो एक ईश्वरवाद है ना इस्लाम धर्म में, कई ईश्वर है नहीं, एक ईश्वरवाद है। तो सजदा केवल किसका होता है? खुदा का होता है। उसके सिवा किसी का नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे सजदे को लेके कोई इबलीस बन गया। खरी इस्लामिक परंपरा के लोग होंगे, जानते होंगे, वो बहुत खतरनाक था, शैतान फरिश्ता ही था पहले, लेकिन उसने मतलब ना सजदा ही नहीं किया। तो मतलब ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको हमने फरिश्तों की श्रेणी से निकाल दिया, मैं दुनिया बसा रहा हूं, किसी को भटकाना होगा तो तुम ही है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसने सजदा परंपरा चालू कर दिया, क्योंकि वो ईरानी परंपरा थी, प्योर इस्लामिक परंपरा नहीं। तो कौन सी परंपरा? सजदा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अच्छा, दूसरे का सजदा करना एकदम इस्लामिक परंपरा के हिसाब से गड़बड़ है। अच्छा, खुदा का सजदा न करना ये भी गड़बड़ है। यानी सजदा केवल किसका? इस्लामिक परंपरा, खुदा का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा ना करूंगा। नहीं समझे? अभी आप लोग उसी दौर में हैं, जहां बतिया रहे हैं लोग इधर चाहे इधर। तो सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना थी, एक वक्त आएगा जब आप सजदा ना करें, मतलब खुदा भी हो जाए तो सजदा ना करो। इसलिए अभी ये यंग एज है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा, ठीक है? तो
नौरोज, सजदा और पैबोस परंपरा किसने चालू किया? बलबन ने। इसने कहा कि राजा कोई छोटा मोटा थोड़ी होता है, राजा का एक राजत्व होता है। क्या होता है? राजत्व। समझ में गया? मतलब राजा के अंदर कुछ गुण होना चाहिए, राजत्व होना चाहिए, राजा कठोर होना चाहिए, सजा खतरनाक देना चाहिए। राजा के कौन सा सिद्धांत लागू? राजत्व सिद्धांत को। और कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। लो भैया छाया, अब इस प्रतिनिधि को कितना भी घुमा के बोले, ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। किसी को दिक्कत? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है जी। एक से एक थे, जिसको जो मन किया वो किया। इसने बड़ी खतरनाक नियम लाया, रक्त और लौह की नीति। कौन सा? रक्त और लौह की नीति अपनाया था। रक्त और लौह की नीति बहुत हार्ड नीति थी। गलती करेंगे मरा जाएंगे आप। यहाँ पर कोई सब मतलब ये बर्ड नहीं, बहुत कठोर कानून था। कौन सा? रक्त और लौह की नीति। किसने लाया था? चालीसा दल समाप्त किया। जबकि खुदे किसके थ्रू आया था? आते सबसे पहले किसे ले गया? बताइए, चालीसा को खत्म किया, सही किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया था यार। अच्छा, चालीसा लाया किसने था? इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था, इक्ता में वेतन के बदले जमीन, वेतन के बदले जमीन। नौरोज त्योहार, सजदा और पैबोस, राजत्व सिद्धांत, रक्त और लौह की नीति बलबन लाया था। किसी को कोई दिक्कत? बलबन बहुत ही योग्य शासक था अपने समय में। बलबन को कौन सी उपाधि दी गई थी? बलबन को उपाधि उलूग खान। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? लाइव वाले लोग, बाबू लोग, आप लोग को कोई दिक्कत? ये आनंद सिंह कह रहे हैं कि मेरी बहन इसी बैच में पढ़ती है, हमसे लड़ते रहती है, उसको समझा दीजिएगा। तुम बकलोल होगा। ये बताओ, बलबन की लोग इज्जत करता है, तुम रहेगा अलाउद्दीन मसूद शाह, रहेगा बहराम शाह, अब कहेगा हमारा इज्जत करिए। हाँ, रुकनुद्दीन। हाँ देखो क्या, यही नहीं ना उसकी बहन? करी रुकनुद्दीन है, ये भी लड़ती होगी अपने भाई से बहुत ज्यादा। नहीं नहीं लड़ना चाहिए जी। खैर लड़ाई उड़ाई चलते रहता है, भाई बहन का लड़ाई में तो सुबेरे लड़के फिर शाम को बात करना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बलबन के बचपन का नाम क्या था? उलूग खान, सॉरी उसको इलबरी वंश था। इसे उपाधि कौन दी गई थी? उलूग खान की। बहाउद्दीन बलबन पूरा नाम था, बट उपाधि कौन सी थी? उलूग खान की। उपाधि कौन थी? उलूग खान की था। बलबन को सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने दिया था। ये उपाधि किसने दिया था? नसीरुद्दीन शाह। कहां का रहने वाला था? हाँ, ईरान का रहने वाला था। यहाँ पे नसीरुद्दीन शाह का क्या था? प्रधानमंत्री था। कौन सी परंपरा लाया? सजदा और पैबोस। ये भारत में लागू करने वाला कौन था? सजदा और पैबोस इस्लामिक पद्धति है, ईरानी पद्धति? ईरानी पद्धति। कौन सा त्योहार लाया? नौरोज। नौरोज किसका त्योहार है? पारसी। पारसियों की भाषा थी फारसी। कौन भाषा? फारसी थी। कौन सी? फारसी। राजा के राजत्व सिद्धांत को किसने लाया? बलबन। हाँ, बलबन। पृथ्वी पर खुदा अल्लाह का प्रतिनिधि का सिद्धांत बलबन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बलबन का कहना था सुल्तान नियाबत खुदाई या जिले इलाही होता है। जिले इलाही या फिर नियाबत खुदाई मतलब प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि। उसी को अलग अलग भाषाओं में कहिएगा, बात वही है, बराबर ही है। समझ में आ गया कि नहीं? राजा ईश्वर का क्या होता है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि को ही क्या कहा जाता है? छाया। कौन सा? छाया। रक्त और लौह की नीति? हाँ, बलबन। रक्त और लौह की नीति बलबन। बलबन में एक चीज था ना, ये रक्त और लौह की नीति अपनाया था, लेकिन साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाया। मतलब क्या था उसका? कि अगर कोई उसके साम्राज्य पर हमला करता था या साम्राज्य के अंदर विद्रोह करता था, बहुत ब्रूटल तरीके से, एकदम निर्दयी तरीके से उस विद्रोह को या उस आक्रमण को खत्म करता था, लेकिन नए जगह को यह कब्जा नहीं करता था। बलबन ने किसी नए जगह को कब्जा नहीं किया यहाँ पर। हाँ, बूढ़ा हो गया था इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, देखो ये कहीं सही पकड़ी गई कि बूढ़ा हो गया होगा इसीलिए यहाँ पर। खैर राजा को खुद से थोड़ी लड़ना होता है, सेना लड़ती है उसके लिए। कोई भी राजा यंग एज में कितना राजा ही रह पाता है यहाँ पर। आगे बढ़े। अब नरेंद्र मोदी है, अभी कौन से वो यंग है, लेकिन अगर एक बार आदेश दे देंगे कि यही यहाँ पे हमला करना है, मतलब अगले दिन से चालू हो जाएगा।
अब कोई ये अरब देश वालों की तरफ थोड़े है कि सुबह हमला कर देंगे मारो। अरे तैयारी करना होता है किसी भी हमले का, यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है कि मारो। यहाँ पर इजराइल जिस दिन देश बना था ना, सुबेरे मान्यता मिला कि इजराइल देश है 1948 में, असम को अरब वाला हमला कर दिया सब, और सुबेरे हार के चला आया सब। भाई आपको हमला ही करना है, 6 देश है, मिल लो, 1 महीना बाद करना। छोटा सा एक संगठन है हमास, भारत उसे आतंकी संगठन सरकार नहीं मानती है, और रसिया भी उसे नहीं मानता है, कतर भी उसे नहीं मानता। हमको विदेश क्या मानता है उससे मतलब नहीं रहता, हमारा देश क्या मानता है। उस पर हमला करने के लिए इजराइल ने 10 दिन का टाइम लिया था, 10 दिन की तैयारी लिया यहाँ, समझ आएगी ना। ये सब उठ के तुरंत हमला कर दिया था, एक के दिन में, सुबह मान्यता मिले शाम को हमला कर दिया सब। थोड़ी होता है यार लड़ाई पे, नीति होती है यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं। 40 दल को किसने समाप्त किया? नायब के पद को भी समाप्त कर दिया बलबन, वजीर के अधिकार को समाप्त किया बलबन। आप गौर कीजिए, जितना नौटंकी करने वाले थे ना सबको समाप्त किया। वजीर यही सोच रहा था सरकार बदल देता था यहाँ पे, कटप्पा, मतलब कटप्पा नहीं, मतलब जस्ट उसके नीचे होता था, राजा के जस्ट नीचे, और नायब का पद को समाप्त कर दिया। समझ आ गया कि नहीं। एक चीज याद रखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर यूपी में किसने बनवाया? गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ? यूपी में है, पश्चिमी यूपी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे यूपी में गढ़मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बलबन ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए बलबन से 3-4 क्वेश्चन है जो फिक्स पूछता है। रक्त और लौ की नीति बलबन, नौरोज त्योहार गढ़मुक्तेश्वर, उपाधि उलू खान। फेमस क्वेश्चन यही रहता, उलू खान के। आगे बढ़ जाए, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? पहली बार ईरान में मौजूदा शाही मेहराब पद्धति, यानी देखिए जब भी कोई ईरान की पद्धति आएगी समझ जाइएगा वो किसने लाया था? बलबन। समझा गया कि बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दरबार में कौन सी परंपरा लाया था? गैर इस्लामी परंपरा। इसके समय सेना क्या हो गई थी? वंशानुगत हो गई थी। सेना के विभाग को देखिए, विभाग मतलब होता है दीवाने, डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे देखते हैं लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं पे भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये तो समझिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। समझा गया? वही तो बोल रहा है दीवान ए अर्ज, उसको अभी के समय में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। समझा गया कि नहीं आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेना विभाग था यहाँ पे। तो दीवान ए अर्ज कौन विभाग है? सैन्य विभाग। और ये हमेशा से चलते रहेगा। दिल्ली सल्तनत आए चाहे मुगल सल्तनत आए, ये कई बार पूछा है कि दीवाने अर्ज विभाग कौन सा था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? अमीर खुसरो किसके यहाँ थे? बलबन के। आगे हम लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कई शासकों के दरबार में कौन रहे हैं? अमीर खुसरो। अभी भी अमीर खुसरो का मकबरा अभी जिंदा थोड़े होंगे, मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अमीर खुसरो दिल्ली में। किसी को दिक्कत? अमीर खुसरो फारसी कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो। आगे पढ़ते जाएंगे यहाँ पर। फिरोज शाह तुगलक के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। खिलजी वंश के नहीं बहु, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते। कहाँ गया वो जहां लिखे थे? ये रहा। यहां तक समझ में आ गया? बलबन तक किसी को दिक्कत है बलबन में? अब इसके बाद 2 शासक आएंगे किसी काम के नहीं, कैकुबाद और क्यूमर्स। कौन आएंगे? कैकुबाद और क्यूमर्स। ये 2 साल तक शासन रहेगा इन लोग का, समाप्त हो जाएगा। 88 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो बलबन के बाद कितने शासक आएंगे? 2, क्यूमर्स और कैकुबाद। उनकी हत्या कर दी जाएगी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और किस वंश की स्थापना हो जाएगी? खिलजी वंश। तो इसके बाद 2 शासक का नाम, इसके बाद कौन है बाबू? कैकुबाद, कैकुबाद और क्यूमर्स। कैकुबाद और क्यूमर्स, कैकुबाद और क्यूमर्स। इनकी हत्या कर दी जाएगी। ये कोनो काम लायक नहीं है। हर साल एगो मराया गया, एगो 89 मराएगा, एगो 90 में मराएगा, एक साल पे एगो मराएगा। शासक अगर योग्य नहीं होंगे ना तो पक्का मारा जाएंगे यहाँ पर। तो ये क्यूमर्स और कैकुबाद की हत्या कर दी जाएगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन मारेगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और किस वंश की स्थापना कर देगी? कौन वंश? खिलजी वंश। तो बताइए दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन था?
गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश को मार के कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश, खिलजी वंश। किसी को दिक्कत? कौन वंश आएगा बाबू? खिलजी वंश। आगे बढ़े, बताइए इसमें तो आपको पता ही है, सबसे पहले कौन आएगा बाबू? ऐबक, ऐबक के बाद आराम सा, हाँ आराम सा, आराम सा के बाद इल्तुतमिश, आराम सा, आराम सा के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश क्या? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन के बाद रजिया, रजिया गुंडों में फंस गई, गुंडा मार दिया था तुमने जी इसको, गाना बना दिया सो इसको, अल्लाह बचाए, रजिया गुंडों में फंस गई। कब फंस गई थी? 40, 1240। रजिया के बाद बहराम, बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद, बस मसूद शाह लिख दें, मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह के बाद बलबन, बलबन, बलबन के बाद क्यूमर्स और कैकुबाद, क्यूमर्स और कैकुबाद, क्यूमर्स और कैकुबाद। कैकू, क्यूमर्स और कैकुबाद, क्यूमर्स और कैकुबाद। आगे बढ़े, इसको मारेगा कौन? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन नहीं जी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी। अब कौन सी वंश की स्थापना कर दे? तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, गुलाम के बाद सबको याद रखना है नहीं? देखिए इसमें किसको याद नहीं रखना? आराम शाह को याद रखने की जरूरत नहीं है, रुकनुद्दीन को याद रखने की जरूरत नहीं है, बहराम शाह को याद रखने की जरूरत नहीं है, नसूद शाह को रखने की जरूरत नहीं है। नसीरुद्दीन को बस इतना याद रखिएगा कि बलबन को नियुक्त किया, मतलब इसके समय बलबन की शक्तियां बढ़ गई थी, नियुक्त यही हो गया था, लेकिन इसके समय बलबन की शक्तियां बढ़ गई। ससुर जी थे, उल्लू खान उपाधि दी गई, उसका जस्ट आ जाना है किस पे? बलबन। क्यूमर्स और कैकुबाद को बस इसलिए याद रखना है कि लास्ट शासक थे, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम हो रहा है, लास्ट शासक थे। ये यादें नहीं रखना है, यहाँ पर इसको काट देते हैं, काट देते हैं। यहाँ पर कौन आएगा बाबू? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये शासन चला रहा था जैसे मन चला रहा था, इसका भतीजे इसको मार दिया, अलाउद्दीन खिलजी। इसको कौन मार दिया? भतीजा। अच्छा भतीजा ही नहीं, दामाद भी था, भतीजा भी था और क्या था? दामाद। कजन मैरिज आपको दो जगह ज्यादा देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया में और मुस्लिम कल्चर में। समझ में आ गया कि नहीं? साउथ इंडिया में कजन मैरिज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी यहाँ पर, साउथ इंडिया में, द्रविड़ में ज्यादा मिलती है यहाँ पर। हालांकि मेडिकली जो होता है, जितना दूर तक रहता है मेडिकल साइंस के हिसाब से, उतना ज्यादा क्या होता है? ठीक ठाक रहता है यहाँ पे शादी ब्याह। खैर नॉर्थ इंडिया में जो है ना, वो आर्यन कल्चर है, वहाँ पे नॉर्थ इंडिया के हिंदू कल्चर में कजन मैरिज नहीं देखी जाती है, बट साउथ इंडिया में कॉमन रहता है। यहाँ पर जो साउथ इंडिया के राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, ये सब चीज, वहाँ पे कजन मैरिज बड़ा कॉमन रहता है। समझा? किसी को दिक्कत? तो हम लोग को अब कौन वंश देखना है? खिलजी। खिलजी वंश जितना तेजी से उभरा था ना, उतने तेजी से खत्म हो गया, बहुत तेजी से उभरा और क्या हो गया? खत्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई बचा ही नहीं संभालने वाला, सिंगल एक राजा याद रखना है, कौन? अलाउद्दीन का, कोई बचा ही नहीं इसको क्या करने वाला? संभालने वाला। उसके बाद आया कौन सा? तुगलक वंश। उसमें आए सो 3-4 गो, देखो पगला आया मोहम्मद बिन तुगलक, एक समझदार आया फिरोज शाह तुगलक, लेकिन कोई उसके बाद भी कोई नहीं बचा। तो अब हम लोग को कौन सा वंश पढ़ना है वो? गुलाम वंश याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए तो हम कल आपको क्या पढ़ा देंगे? खिलजी।